हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये वही बातें, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि आज हम इसमें जो देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हम कि हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी मेटल। 4 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हेलोजन रहेगा जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे टॉपिक में ऑक्सीजन के लिए या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे जिसका सिंबल O है। हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन देखेंगे, मेटल के साथ हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर यहाँ पास में 8 है। इसके पहले 7 लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट किए और वो आपके पास में अवेलेबल है। देन जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ लेवल भी है, पीडीएफ भी हमारे पास में अवेलेबल है। आपको यदि चाहिए हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद में ये जनरल बातें हैं, सारी पहले हो ही चुकी थी हमारे पास में। ये हमारे पास में व्यास सर समाधान चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे जो वीडियो हैं वो इस पर आपको मिल सके। देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। लेकिन उससे पहले एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में, और स्टूडेंट की लाइफ में ही नहीं, हर किसी की लाइफ में, कि एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। कहते हैं ना, टीचर लोग कहते हैं स्टूडेंट से कि 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो नींद नहीं खुलती। नींद इसलिए नहीं खुलती क्योंकि आपका कोई एम नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, फिर देखना आप कब 4 बज गए मालूम ही नहीं चलेगा। 4 बजने के पहले ही आप उठ जाओगे, 5 बजने के पहले ही आप उठ जाओगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। कुछ ऐसा करो। देखो, पेरेंट्स हमारे पास में 2 प्रकार से परेशान होते हैं। पेरेंट्स जब परेशान होते हैं जब स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, और पेरेंट्स जब परेशान हो जाते हैं जब स्टूडेंट सोता नहीं, कि सर हमारा स्टूडेंट तो सो ही नहीं रहा, हमारा बच्चा सो ही नहीं रहा है, दिन भर पढ़ते रहता है, रात भर पढ़ते रहता है। तो परेशान है। क्यों परेशान है? कि उसका जो बच्चा है वो पढ़ाई में लगा है, और एक पेरेंट इसलिए परेशान है कि उसका जो बच्चा है वो दिन भर खेलते रहता, पढ़ता नहीं। तो आपका एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य में इतने डूब जाओ कि आपके पेरेंट्स परेशान हो जाए कि हमारा बच्चा ना तो खेलता है, ना हमारा बच्चा खाता है, ना ढंग से सोता है, सिर्फ पढ़ता ही पढ़ता रहता है। एक लक्ष्य ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको मजबूर कर दे बिस्तर से उठने के लिए। इसी बाकी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। आज का टॉपिक हमारे पास में है। ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 के जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप EH3। 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में हैं, जैसे E क्या है हमारे पास में, E हो सकता है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मिथ। सारे के सारे हमारे पास में हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, हम जानते हैं, ये है, ये भी नॉन मेटल है, ये सेमी मेटल होता है, ये आपका मेटल होता है। लेकिन नॉन मेटल होने के बाद भी हाइड्राइड उसने क्या बनाया, NH3। नॉन मेटल होने के बाद में वो हाइड्राइड क्या बनाता है, PH3। मेटलॉइड होगा तो भी हाइड्राइड बनाएगा, ASH3। ये भी हमारे पास में SbH3, और विस्मिथ भी हमारे पास में हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं, और ये रहे उनके हाइड्राइड। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्लियर होगा कि हमारे पास में वर्ग 15 के सभी तत्व EH3। अब E कहां क्या है यहां पर? E के लिए आप ये नाइट्रोजन, फास्फोरस ये रख सकते हैं वैल्यू। EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दूसरा। हाइड्राइडों का स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। जो हाइड्राइड अभी हमने बनाया, इसके पहले जो हमने हाइड्राइड बनाया था, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज रहती है। कहां से कहां तक? NH3 से लेके BiH3 तक, विच कैन बी ऑब्जर्व
फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब क्या हुआ कि हाइड्राइडों का स्थायित्व NH3 से BH3 तक घटता है, जो कि अब कैसे घटता है, हमको कैसे मालूम है, पता चला कि डिक्रीज हुआ, घटा, जो कि उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी से प्रेक्षित किया जा सकता है। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हम यह मालूम कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे हमारे पास में यहां पर आया है, ये देखो साइज हम जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं अप टू डाउन, जब हम अप टू डाउन आते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, उससे के बाद में थोड़ा बड़ा साइज फास्फोरस का, फिर थोड़ा बड़ा साइज आर्सेनिक का, फिर थोड़ा बड़ा एंटीमनी का और थोड़ा बड़ा हमारे पास में होता है बिस्मिथ का। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन आते हैं तो हमारे पास में साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण मेटालिक नेचर हमारे पास में ज्यादा हो जाता है। ये गुड मेटल होगा। नीचे वाला कैसा होता है हमारे पास में? गुड मेटल। गुड मेटल क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बड़ा एटम का साइज होगा वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। साइज प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो मेटालिक कैरेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज। जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? वो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। अब देखो यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए AB टाइप का एक मॉलिक्यूल है, उसमें हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब एक एनर्जी हमने दी जिससे कि ये बॉन्ड का, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बने हुए थे ये ब्रेक हो गया। जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब हमने इसको एनर्जी दी तो ये हमारे पास में दो अलग अलग सेपरेट में हो गए। ये दो कहीं ना कहीं मिलकर एक बॉन्ड बनाया होगा। एनर्जी हमने दी, इसको फ्री हीट दी, यहां से इसको हमने फ्री हीट दी तो ये कन्वर्ट हो गए यहां पास में मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए। क्लियर है? तो याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके पास में NH3 और उसके बाद में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इतने अच्छे से वो बॉन्ड नहीं बना पाता। समझ रहे हो? इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये छोटा साइज है नाइट्रोजन, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका अट्रैक्शन कैसा होता है? ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मजबूती से पकड़ के रखेगा। अब यहां पर ना हाइड्रोजन को इसने, जैसे यदि मैं NH3 की बात करता हूं तो NH3 ने हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है पास। ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यदि मैं बिस्मिथ की बात करता हूं, Bi की बात करता हूं, तो ये Bi है, इसने बहुत दूर दूर हाइड्रोजन को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। जब ये बहुत दूर दूर है तो ये वीक होगा इसके कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं, यदि हम NH3 की बात करते हैं तो हम यहां कह सकते हैं कि जो NH3 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? BiH3 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम NH3 से BiH3। मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाइड्राइड कैसा होता जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, कि इस कारण से हमारे पास जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीज। इस प्रकार हमारे पास में जो हाइड्राइड बना उनका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है या कैरेक्टर होता है वो कैसा होता जाता है? इंक्रीज। याद रखना आप, हमारे पास में दो बातें आती है जब केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास में दो प्रकार की बातें आती है। एक होता है हमारे पास में रिड्यूसिंग नेचर वाला, रिड्यूसिंग नेचर, और एक होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिड्यूस का मतलब हुआ, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, नाम से मालूम, रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, अपने आप को रिड्यूस कर देता है। इसने क्या बोला कि हम यहां पर देखते हैं कि जो हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूसिंग नेचर सामने वाले को रिड्यूस करता है,
मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, यहां यदि मैं बिस्मिथ की बात करता हूं, बीआई की बात करता हूं, यदि ये किसी एटम से रिएक्ट करेगा, मान लीजिए किसी एटम ए से रिएक्ट किया, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये इसको तो प्लस में ले जाएगा लेकिन सामने वालों को ये माइनस में ले जाएगा। रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। बात समझ में आ रही? जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो हम बोलते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। इसने सामने वाले को क्या कर दिया, रिडक्शन, सामने वाले को क्या कर दिया, रिडक्शन। तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, या हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलेंगे। फिर सामने वाले को रिड्यूस कर देना, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, रिडक्शन नेचर होगा, वो रिडक्शन करेगा। समझ में आ रही? उतना ही उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। जितना बड़ा साइज उतना अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये आपको सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को माइनस लेगा, सामने वाले को प्लस देगा। लेकिन यहां पर यह कहलाता है रिड्यूसिंग नेचर। स्वयं तो प्लस रखेगा लेकिन सामने वाले को किस में ले जाएगा, माइनस में ले जाएगा। क्लियर हुई बात? दो बात यहां पर हमारे पास में क्लियर हुई। देखो हमारे पास में आता है अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया जो होता है बहुत कमजोर, बहुत वीक रिड्यूसिंग नेचर होता है। अमोनिया केवल एक मृदु अपचायक है, कमजोर रिड्यूसिंग नेचर का है, जबकि BiH3 एक प्रबल अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला यह सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे अच्छा सामने वाले को रिड्यूस करेगा। यह सबसे खराब होगा, माइल्ड होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट देखो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, आप क्या बोल सकते हो, अच्छा इसको ऐसे समझो, एजेंट का मतलब क्या हुआ, एजेंट का मतलब हुआ टिकट काटने वाला। जैसे टिकट एजेंट हुआ तो वो क्या करता है, सामने वाले की। अब यहां पर ध्यान दो, ये मेरे पास में है एजेंट, कोई एक्स करके मेरे पास में है एजेंट। अब ये टिकट एजेंट है। जब ये टिकट एजेंट है, अब ये मान लो इधर ए है और इधर मान लीजिए आपके पास में बी है। भाई ए को बस में सवारी करके जाना, बी को बस में सवारी करके जाना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिकट एजेंट। टिकट एजेंट मतलब ये सामने वाले को टिकट देता है, सामने वाले को इसने क्या दी, टिकट दी। अब टिकट मान लीजिए यहां पर ये इस टाइप की ये टिकट बना देते हैं, ये सामने वाले को टिकट दी, तो सामने वाले को दी ना टिकट, तो टिकट एजेंट। हम बोलते हैं LIC एजेंट। अब सपोज करो इसने किसी को LIC बेची, अब इसने इसको LIC बेच दी, ये LIC बेच दी, तो ये LIC एजेंट कहलाएगा। अभी टिकट एजेंट था, अब LIC एजेंट होगा। मतलब एजेंट दूसरे को देने का काम करता है, एजेंट दूसरे को देने का काम करता है कि नहीं करता? एजेंट मतलब दूसरे को, टिकट एजेंट दूसरे को टिकट दी, LIC एजेंट दूसरे को LIC दी। LIC एजेंट हमारे घर में आते हैं, हमको LIC देके जाते हैं, तो जो नाम होता है वो दूसरे को देता है। टिकट दूसरे को दी इसलिए टिकट एजेंट बोला, LIC दूसरे को दी इसी के लिए इसने LIC एजेंट बोला। इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह हुआ कि दूसरे वाले का रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करने का मतलब होता है चार्ज निगेटिव में आना। तो यहां पर यदि मान लीजिए मैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलूं, रिड्यूसिंग यदि मैं इसको एजेंट बोलूं, तो ये सामने वाले को रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब ये हुआ सामने वाले को पर ये माइनस चार्ज देगा। जब सामने वाले को माइनस दिया तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेगा, प्लस चार्ज लेगा। अब यदि मान लीजिए यहां पर मैं रिड्यूसिंग एजेंट ना बोल के मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर जो एक्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इस बार वो क्या यहां पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये हुआ कि जब ये किसी ए को टिकट बेचेगा अपनी, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब ये हुआ पॉजिटिव वैल्यू, ऑक्सीडेशन संख्या इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसके ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है, टिकट एजेंट सामने वाले को टिकट बेचता है, LIC एजेंट सामने वाले को LIC बेचता है। क्लियर हुई बात? बात समझ में आ रही है? इस बात को बहुत अच्छे समझना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बहुत अच्छे समझ लेना, ये बहुत काम आने वाला है आपको। इसलिए बार बार एक ही चीज को समझा, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिडक्शन किया, सामने वाले का, टिकट एजेंट सामने वाले को टिकट दिया, LIC एजेंट सामने वाले को LIC दिया। समझ गए ना? रिड्यूसिंग। अब माइल्ड, माइल्ड मतलब कमजोर, ये कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है।
जबकि उसके कंपैरिजन में बिस्मिथ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का लगता है। क्लियर हुआ? जबकि BiH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आई होप कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हुई होगी। अब हमारे पास में जैसे अब दूसरा आता है बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब बेसिसिटी की यदि बात करते हैं, समझने की कोशिश करना पड़ेगा बच्चों। जितना लोन पेयर होगा सामने वाले, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, देखो सबसे पहले तो ये समझो यहां पर बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी का मतलब ये हुआ यहां पर कि हमारे पास में, आपने लुईस बेस सुना होगा ना, सुना होगा आपने, लुईस बेस सुना होगा। लुईस बेस कौन होता है? लुईस बेस कौन होता है? NH3, ध्यान से देखना, NH3 को हम बोलते हैं लुईस बेस। आपने क्लास 8, 9, 10 और 11 में पढ़ा हुआ है। NH3 क्या है आपका पास में? लुईस बेस। H2O क्या है यहां पास में? H2O क्या है यहां पास में? लुईस बेस। H2 क्या है यहां पास में? लुईस बेस। अब यहां पर NH3 लुईस बेस है, और हम जानते हैं ये दो डॉट क्यों लगाए? ये दो डॉट का मतलब होता है लोन पेयर। इन दो डॉट का मतलब क्या है? लोन पेयर। दो डॉट का मतलब क्या है यहां पर दो डॉट का मतलब है लोन पेयर। समझना, दो डॉट का मतलब यहां पर लोन पेयर है। लोन पेयर जितनी जल्दी डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेसिक होगा, सीधी सी बात। लोन पेयर जितनी जल्दी डोनेट करेगा उतना अच्छा बेसिक होगा, सीधी सी बात। समझो समझो समझो। लोन पेयर जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस होगा। बोलो, दोबारा रिपीट करो। लोन पेयर जितना जल्दी, जैसे मान लीजिए मैं रिपीट चलता हूं, एक लाइन पीछे चलता हूं। मेरे पास में कोई A है, मेरे पास में B है और मेरे पास में C है। यहां पर लोन पेयर इतना बड़ा है, यहां पर लोन पेयर इतना बड़ा है और यहां पर लोन पेयर इतना बड़ा है। भाई वजन कौन, किसको ज्यादा लगेगा? वजन किसको ज्यादा लगेगा? इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को। स्वाभाविक है हमारे पास में इस वाले के ऊपर छोटा सा लोन पेयर है, ये बहुत कम वजन लगेगा। तो हो सकता है ये इस वजन को लेकर थोड़ी दूर तक चला जाए, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत बड़ा लोन पेयर है, इसको वजन लगेगा। ये जल्दी से, जैसे इसको वजन लगा, इसने जल्दी से ये लोन पेयर क्या किया? आपने नीचे फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंक दिया। जिसने जल्दी फेंका लोन पेयर, किसने जल्दी फेंका? एक ने जल्दी फेंक दिया, हार मान लिए इन्हें, जल्दी हार मान लिए इन्हें, इसके ऊपर वजन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। समझ गए? जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। जितनी जल्दी लोन पेयर को फेंकेगा उतना अच्छा बेसिक नेचर होगा। लोन पेयर को जो जितनी जल्दी फेंकेगा उतना अच्छा क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। लोन पेयर जो जितनी जल्दी फेंकेगा उतना अच्छा क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। समझना। अब यहां पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों लाए? ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर इसलिए लाए क्योंकि हमारे पास में ये है नाइट्रोजन, हमारे पास में ये है फास्फोरस, ये यहां पास में आर्सेनिक, यहां पास में एंटीमनी और यहां पास में बिस्मिथ। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा फास्फोरस के ऊपर है, उतना ही बड़ा हमारे पास में इसके ऊपर है, उतना ही बड़ा इसके ऊपर है, उतना ही बड़ा इसके ऊपर। लोन पेयर तो समान होते हैं। लोन पेयर मतलब समझ रहा हूं ना क्या बोलते हैं? लोन पेयर क्या बोलते हैं? लोन पेयर किसको बोलते हैं? अनबॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बॉन्ड नहीं बनते, वो लोन पेयर कहलाते हैं। अब लोन पेयर तो सबके ऊपर बराबर है। अब कैसे मालूम करें कौन जल्दी फेंकेगा? दो लोन पेयर ही सबके पास में, कैसे मालूम करें जल्दी फेंकेगा? अब देखो इनका साइज, बेचारे का साइज इसका इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है और इसका साइज इतना बड़ा है। साइज बड़ा है लोन पेयर, साइज छोटा है लोन पेयर। छोटे से साइज के ऊपर इतना बड़ा लोन पेयर दे दिया, क्या इसको वजन नहीं लगेगा? आंसर है इसको सबसे ज्यादा वजन लगेगा। जब इसको सबसे ज्यादा क्या लगेगा? वजन लगेगा। इसको सबसे ज्यादा क्या लगेगा? वजन लगेगा। तो ये जल्दी से लोन पेयर फेंकेगा, जल्दी से लोन पेयर फेंकेगा। और जल्दी से लोन पेयर फेंकेगा तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो अच्छे बेसिक नेचर को होंगे। तो इसका बना हुआ हाइड्राइड कौन सा होता है? NH3। ये सबसे अच्छा बेसिक नेचर का होगा। अब इसके बाद में साइज छोटा इसका है, इसको वजन लगा, इसने फेंका, इसके बाद में ये फेंकेगा क्योंकि इससे बड़ा वाला साइज इसका है।
भाई साइज बड़ा है, आराम से कोई इसको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर कौन फेंकेगा, pH3 फेंकेगा, उसके बाद में फिर ये फेंकेगा, फिर ये फेंकेगा, फिर ये, मतलब ये वो सबसे अच्छा बेसिक नेचर किसका है, जिसके ऊपर लोन पेयर ज्यादा है। लोन पेयर तो सबके ऊपर बराबर है, तो जिसके ऊपर वजन ज्यादा है तो वजन ज्यादा उसका होगा, जिसको साइज छोटा होगा। ये देखो साइज बना हुआ है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, लोन पेयर का भार ज्यादा होगा, लोन पेयर जल्दी फेंकेगा, बेसिक अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये है हमारे पास में इसका कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से आगे हमारे पास में लिखते जाएगा। आगे बढ़े, अब देखो जरा यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर सीधी सी बात क्या है कि ये ऑर्डर होने वाला है आपका बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज इन ऑर्डर। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH3, PH3, AS, SV, और ये इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए यहां पास में बड़ा भी है और इक्वल भी है, ई आया। क्लियर है? यहां ऐसा क्यों है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर कॉन्सेप्ट लगा, क्लास 11 का है, बार बार मैं आपको बोला। क्षारकता भी इसी क्रम में घटती है, उसी को यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। ये सारी बातें यहां पर थी। अब आगे बात करते हैं, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता ज्यादा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साइज भी कैसा है, छोटा है। अमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाती है, ये वाला समझो। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। ऑर्डर देखो क्या है, ऑर्डर है हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डेस कार्बन, हाइड्रोजन। याद रख लो ये ब्रह्मास्त्र है, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। लेकिन अब इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसी ग्रुप में हमारे पास में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की, एंड स्मॉल साइज, और हम जानते हैं सबसे छोटा साइज है नाइट्रोजन का। दो बातें हो गई, पहली बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरी बात हो गई स्मॉल साइज है। इसके कारण जो NH3 क्या रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये रखेगा, इसका नेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रखने का है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन रखेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा। यहां आपका HF होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। यहां H2O होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। यहां पर हमारे पास में NH3 होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं, चौथा कोई कंपाउंड ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखे। क्लियर है? यहां ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखेगा, ये भी नहीं रखेगा, ये भी नहीं रखेगा, ये भी नहीं रखेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर हमने बनाया NH3, ध्यान से देखना, H H H, ये हुआ NH3, इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर आप यहां पर लगा दो। दूसरा हुआ हमारे पास में NH3, N, ये H, ये H, ये H, यहां लोन पेयर बना दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां का ये पार्सली नेगेटिव चार्ज और पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ये इससे क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ा देता है। ये कहलाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे H2O की बात करते हैं, H2O, H2O, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होता है, ये इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेता है। ये जो बॉन्डिंग है ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर ये जो बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी प्रकार से HF की बात करते हैं, ये हुआ H, ये हुआ F, दूसरा यहां पास में मॉलिक्यूल है ये H, ये यहां पास में F, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर सॉरी पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। यहां एक बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन से, ये बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर दो बातें आई, नाइट्रोजन का साइज कैसा है, छोटा साइज है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। क्या रखता है? हाइड्रोजन। ये कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखते, NH3 क्या रखता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारे पास में बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से इसके गलनांक और क्वथनांक pH 3 से अधिक होते हैं। यदि हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास में किससे ज्यादा होगा? pH 3 से ज्यादा होगा। जैसे NH3 यहां पर मेरे पास में है, मेरे पास में यहां पर pH 3 है, यहां NH3 है, यहां मेरे पास है pH 3 है। अब यदि मान लीजिए मैं यहां पर उसके गलनांक की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा NH3 का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, इस कारण से यहां पर यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है pH 3 से। क्लियर है? जो भी एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखेगा उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बोलो क्या आती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। इस कारण से वो क्या रखता है? नेचर में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के नेचर में ज्यादा आगे हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, यहां पर हमारे पास में क्या आता है? यहां पर हमारे पास में आई प्रॉपर्टी। जैसे हम गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो NH3 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 195, और pH 3 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 139। तो ये देखो ज्यादा हुआ। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मतलब क्वथनांक की बात यदि हम करें, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में 238 है और यहां पर 185 है। ये भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से ज्यादा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर और भी ग्रुप 15 के हमारे पास में दिए हुए हैं। क्या? गलनांक, क्वथनांक, आवन दूरी और कोण। मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने बताया, ये देखो 195, 139, इससे इसकी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद में इसका ज्यादा हो गया, फिर इसका ज्यादा हो गया। इसकी मेन दो बात आती है इन दोनों की, सबसे ज्यादा, इन सबसे ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद में नंबर किसका आता है? यहां मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नंबर है NH3 का, पहले नंबर पे NH3, दूसरे नंबर पे हमारे पास में S भी आता है, इसकी कोई बात हो नहीं रही है यहां पर। तीसरे नंबर पे हमारे पास में ये आता है और चौथे नंबर पे हमारे पास में ये आता है। अब यदि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पहले नंबर पे ये आता है NH3, 238 है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है, यदि इन दोनों की बात करते हैं तो। और यदि सब में बात करते हैं तो फिर तो बात फेल हो जाएगी, याद रखना पड़ेगा। इससे भी यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात, इससे कंपैरिजन कर रहा है, अभी इससे कंपैरिजन कर रहा है। और यदि मान लीजिए दूसरे से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब वो बाजी जीत जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर है 238, 200 नंबर पे, यहां हमारे पास है 254। अब पहले नंबर पे आ गया हमारे पास में ये, किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास में ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, नहीं पहले नंबर पे तो ये आया, बॉइलिंग पॉइंट में BI आया, ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे पे आया, ये पहले नंबर पे आया। 290, 254, फिर 238, ये तीसरे नंबर पे आया, ये चौथे नंबर पे आया, और ये पांचवें नंबर पे आया। ऑर्डर आप लिख लेना, इससे ऑर्डर आप लिख लेना। फिर यदि हम आबंध दूरी, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहां इसका मेंशन नहीं है, ये 101 है, 141, 151, 170, सबसे ज्यादा दूरी इसकी है, फिर 151, फिर ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा एसबी का है। क्लियर हुआ? देन इसके बाद में यदि हम कोण की एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास में यहां पर कहता है 107 है, 93 है, 91 है, 91 है, तो एंगल में अगेन ये जीत गया। ये आपको डेटा है, उसको याद रखना होगा। ये हमारे पास में हुआ कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? क्या कंप्लीट हुआ? एक टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हुआ। अब बात आती है हमारे पास में रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए करते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। ये देखो, दो टाइप के ऑक्साइड यहां पर ये बनाता है। पहले टाइप का ऑक्साइड क्या हुआ? पहले टाइप का ऑक्साइड है हमारे पास में E2O3,
जब E2O3 बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में +3 आएगी। और दूसरे टाइप का ऑक्साइड है E2O5, जब E2O5 बनाएगा तो हमारे पास में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लास 11 में आपने सीख लिया होगा। ये सभी तत्व या एलिमेंट दो प्रकार के ऑक्साइड E2O3 तथा E2O5 बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है तो N2O3 रहेगा +3 के रूप में, N2O5 होगा +5 के रूप में। यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस बनाएगा P2O3, AS2O3, SbO3, AbI, ये +3 है। और इस प्रकार से यहां पास में +5 आ गए। क्लियर हुआ? दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड आपको याद रख लेना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, N2O3 ही होगा, क्योंकि टाइप ही उसका E2O3 है, टाइप ही उसका E2O5 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? नाइट्रोजन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? सिखाया था ना मैंने आपको। देखो हम जानते हैं NH2NP3 ये होता है, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? यहां से इसको निकालो एक बार +3 और इन दोनों को निकालो एक बार, ये तो ट्रिक है। तो क्या हो गया हमारे पास +5 है। हमारे पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एक थी +3, एक थी +5। +3 कब आई? वो कंपाउंड कौन से हैं? कंपाउंड हमारे पास में ये वाले हैं। +5 में कंपाउंड ये वाला बनाई, दैट्स इट। सही में आया? आगे बढ़ते हैं। तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात कर रहा है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात कर रहा है कि तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। उसने बोला है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर की बात कर रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। ये देखो द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट मोर एसिडिक। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा देन दैट ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए अब इसमें हम बात करते हैं N2O3 और N2O5 में कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसकी +3 है। हम ये बोलेंगे ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। बेसिक नेचर में क्या जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। दैट्स इट। बात सही में आ रही है? आगे बात करते हैं। क्या बोला था इसने? ऑक्साइड हैविंग मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड हैविंग मोर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक। सीधी सी बात, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा क्या है यहां पर? एसिड की बात हो रही। बेसिक तो नहीं बोल देगा कहीं गलती समझे। एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जितनी ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब हम यहां कह सकते हैं कि जो एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक। बेसिक नहीं, नॉट बेसिक। बेसिक की बात नहीं कर रहा, बेसिक नहीं, एसिडिक की। बेसिक की तो हम बात कर चुके हैं। लोन पेज जल्दी फेंकेगा तो बेसिक ज्यादा होगा। यहां एसिड की बात हो रही है, एसिडिक नेचर। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो अच्छा क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। देन देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? घटते जाता है। क्यों घटते जाता है? हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पे बड़ा साइज होते जाता है। साइज बड़ा होगा तो अच्छा मेटल होगा, और मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। समझो साइज बड़ा, मैंने कितनी बार आपको बताया, साइज बड़ा होगा तो गुड मेटल होगा, गुड मेटल होगा। और जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा बेसिक नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। जब ये अच्छा बेसिक होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये खराब हमारे पास में एसिडिक नेचर होगा। ये खराब क्या होगा? खराब एसिडिक नेचर।
अच्छा क्या है? बेसिक नेचर। खराब क्या है? एसिडिक नेचर। तो वही तो बात हुई, जब ये खराब है तो स्वाभाविक है ये हमारे पास में अच्छा होगा, गुड एसिडिक नेचर। भाई जब ये अच्छा होगा तभी तो ये खराब होगा। एसिड की बात हो रही है, ये एसिड की बात हो रही है। अब देखो जरा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। इससे मतलब यह हुआ कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा, सीधी सी बात है। भाई यदि एक चीज का आपकी डाउन हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, एक एसिड दूसरा बेसिक। यदि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज तो बेसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्लियर है? आप बोलोगे सर आपने तो कहा था नाइट्रोजन जो होता है वो आपके पास में बहुत अच्छा बेस होता है, और यहां बोल रहे हो आप बहुत अच्छा एसिड है नाइट्रोजन। वो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बात करी थी, ये साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस लगाओगे ना, मैं आपको अभी एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा। एमसीक्यू जब सोल्व कराऊंगा, एमसीक्यू जब आप करोगे क्लियर हो जाएगी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है। बात सही में आ रही है? फंड सही में आ रहा है? तो ये सारी बातें आती है किससे आती है? प्रैक्टिस से आती है। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्साइड ऑफ द टाइप E2O3 जो अभी अपन ने देखा ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिड। हमारे पास में नाइट्रोजन और फास्फोरस इस प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय होते हैं। जैसे ये दो की बात करते हैं, ये 100% क्या है यहां पास में? एसिड है, प्योर एसिड, प्योर। द ऑक्साइड ऑफ टाइप E2O3, देखो E2O3 टाइप का ये है, आर प्योर एसिडिक। ये हमारे पास में कैसे होते हैं? प्योरली एसिडिक, पूर्णतया अम्लीय होते हैं। N2O3 और P2O3 की बात कर रहे हैं तो ये पूर्णतया अम्लीय है, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखो, डेट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक। यहां पर ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों गुड एसिडिक होते हैं, प्योर गुड एसिड, एसिडिक नेचर रखते हैं। ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे कंपाउंड है जो एसिडिक नेचर रखता है और बेसिक भी रखता है। एम्फोटेरिक मतलब 2 in 1, दोनों एक में। जैसे पानी की बात करते हैं H2O। अब ये बताओ एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? तो आंसर है यहां पास में एम्फोटेरिक है। हम जानते हैं H+ यहां से देगा, जब H+ देगा तो हम उसको एसिडिक नेचर का बोलेंगे, लेकिन OH- भी तो देता है, ये बेसिक नेचर का है, मतलब ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, पानी एम्फोटेरिक है, ना एसिड है ना बेस है। एसिड होता तो हमारे अंदर की अतड़ियां जल जाती, बाहर नहीं तो निकल जाती। बेसिक होता तो समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम कहते हैं कि जो पानी है वो न्यूट्रल है, एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर दोनों है, एम्फोटेरिक नेचर का है। उसी प्रकार से यहां पर ये जो दोनों है वो एम्फोटेरिक है। समय आने पे एसिड बन जाते हैं, समय आने पे बेस बन। पलटू सरकार वाले हैं। कौन सी सरकार? पलटू, पलट जाते हैं, कभी एसिड है तो कभी बेस है। सर कब एसिड है कब बेस है? वही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करने से मालूम चलेगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, कब एसिड के जैसे काम करता है कब बेस के जैसे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी जिसको बोलते हैं, तथा यदि हम बिस्मिथ की बात करें तो ये बेसिक नेचर का होता है। बिस्मिथ ये प्योर बेसिक है, ये बेसिक है, प्योर बेस। मैंने बताया था ना ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे अच्छा बेसिक होता है, अच्छा मेटल होता है, अच्छा मेटल होता है, बड़ा साइज होता है, अच्छा मेटल होता है, बेसिक अच्छा होता है। सीधी सी बात, बड़ा साइज होगा तो हमारे पास में क्या होगा? अच्छा मेटल होगा, और जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा बेसिक होगा। सीधी सी बात, टेंशन वाली बात यहां पर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं भाई। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म 2 सीरीज हेलाइड। कौन सी? एक तो बनाता है EX3 टाइप की और एक बनाता है EX5 टाइप की। इन तत्वों की अभिक्रिया में हेलाइडों की 2 श्रेणियां पाई जाती है। पहली है EX3, दूसरी है EX5। जैसे आगे देखो, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन कभी पेंटाहेलाइड नहीं रखता। नाइट्रोजन कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा। देखो P तो ऐसे मिलेगा, आपने PCl5 सुना होगा, PCl5 सुना होगा। पेंटाहेलाइड, फास्फोरस तो मिल सकता है, हेलाइड मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो PCl5 का ऐसा बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, ये तो मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी नहीं मिलता। फास्फोरस क्यों मिला? सर क्या बात है कि नाइट्रोजन नहीं मिलता और फास्फोरस मिलता है, क्यों? वाई, ऐसा क्यों? नाइट्रोजन नहीं मिलता, फास्फोरस मिलता है और है एग्जांपल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जबकि फास्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सीधी सी बात है। देखो जरा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी शेल। नाइट्रोजन के संयोजक तक कोष में डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। अनुपस्थित होते हैं, कौन अनुपस्थित होते हैं भाई? कौन अनुपस्थित होते हैं? डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं। कहां पर? नाइट्रोजन में। आगे बात करते हैं, पेंटाहेलाइड आर मोर कोवेलेंट, पेंटाहेलाइड मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड। पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी होते हैं, कोवेलेंट नेचर रखते हैं। पेंटाहेलाइड अधिक कोवेलेंट नेचर रखते हैं, किसके कंपैरिजन में? ट्राईहेलाइड। ये ट्राईहेलाइड का एग्जांपल और ये पेंटाहेलाइड का एग्जांपल। ये मोर कोवेलेंट होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए पेंटाहेलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि हमारे पास में टेट्राहेलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये देखो, फास्फोरस की यहां निकालोगे तो ये आएगी +3 और यहां पर आप फास्फोरस की निकालोगे तो ये आएगी हमारे पास में +5। पेंटाहेलाइड नाम ही 5 है, पेंटा 5, ट्राईहेलाइड 3। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। चूंकि तत्वों की ध्रुवण क्षमता +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अवस्था की तुलना में +5 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक होती है, अतः पेंटाहेलाइड में संयोजक गुण अधिक होता है। क्यों होता है? अभी बताया था, कोवेलेंट नेचर क्यों अधिक होता है? क्योंकि सिंस एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर। ये याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी मिला लेना, लाइन टू लाइन आपको मिलेगी। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मोर पोलर होते हैं देन +3 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर इन पेंटाहेलाइड। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राईहेलाइड स्थायी होते हैं, नाइट्रोजन के नहीं होते। ऑल ट्राईहेलाइड आर दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन को छोड़ दो, सारे के सारे स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन के लिए केवल NF3 ही स्थायी है। नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ NF3 में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन कंपाउंड ही नहीं मिलेंगे। कभी भी आप NCl3 नहीं देखोगे, NCl3 आप कभी भी नहीं देखो जीवन में। सिर्फ एक ही कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा और वो है आपके पास में NF3, क्योंकि यही स्टेबल है, इसके अलावा कोई स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि जानते हैं हम नाइट्रोजन अपने छोटे आकार और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन अपने से छोटे आकार, तो फ्लोरीन का आकार छोटा भी है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है नाइट्रोजन। दोनों कारण इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसके अलावा किसी से ये रिलेशन रखता ही नहीं है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नॉन बी स्टेबल। क्लियर है? ट्राईहेलाइड आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर एक्सेप्ट BF5। मतलब BF3 के अतिरिक्त, BF3 के अतिरिक्त सभी ट्राईहेलाइड से संयोजी प्रकृति के होते हैं। BF3 को छोड़ दो। जब BF3 को छोड़ दोगे तो जितने भी ट्राईहेलाइड होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? कोवेलेंट नेचर के होंगे। BIF3 को छोड़ दो तो सारे के सारे कोवेलेंट, ये कोवेलेंट नेचर का नहीं होता। क्लियर है? आगे रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल, मेटल के प्रति क्रियाशीलता क्या है? अब आता है मेटल। एक एक पॉइंट बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से एग्जांपल के द्वारा करवा रहे हूं, एक बार रिवाइज कर लेना, सब चीज क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसमें रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल, धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता क्या है धातुओं के प्रति। देखो, ये सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके
सारे के सारे 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है सारे के सारे रिएक्शन करते हैं, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या बोला उसने? ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल। जब सारे के सारे एलिमेंट रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ में, तो क्या फॉर्म करते हैं? बाइनरी कंपाउंड। और बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनको ब्रेक करने पे 2 आयंस दे या 2 कंपाउंड से मिलकर बने हो, वो कहलाते हैं बाइनरी। बाइ मतलब होता है 2 आयंस देने चाहिए। एग्जिबिटिंग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जैसे क्या बोला इसने, सही में आया? सारे के सारे एलिमेंट जो होता है मेटल के साथ रिएक्शन करने के कारण बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। अब ये क्या होता है? सच केस जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, ये एक कंपाउंड है। कैल्शियम फॉस्फाइड, ये भी एक कंपाउंड है। सोडियम आर्सेनाइड, ये भी एक कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड है। जिंक एंटीमोनाइड, ये भी एक बाई, हमारे पास में क्या है? बाइनरी कंपाउंड है। देन हमारे पास में मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, वेरियस ये हमारे पास में मैग्नीशियम बिस्मुथाइड है, ये भी हमारे पास में कैसा कंपाउंड है? बाइनरी कंपाउंड। ये एक मेटल है, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास में? मेटल है भाई। एन क्या है? एन की सीरीज है 15 की। यहां CH3 क्या है? मेटल है, कंपाउंड बनाया, काम खत्म। इस प्रकार से ये सारे कंपाउंड यहां पास में। अब आता है यहां पास में नया टॉपिक, वो यहां पास में 7.2 डाइनाइट्रोजन। अब ये वाला जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, वो आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आशा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे समझा होगा और समझ में भी आया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।